हेलो बच्चों। क्लास 9th का काफ़ी समय से हम लोग का छूटा हुआ था। हम इसको चलिए देखते हैं। और ये वाला सेक्शन खास करके छूटा हुआ था। देयर इज सम ग्लिच इन द कैमरा, इसलिए आपको ये कैमरा वाला जगह खाली दिख रहा होगा। ठीक है, इस ग्लिच को मैं अभी फिक्स करवाता हूँ। आज के लेक्चर को हम लोग ऐसे ही प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमने अभी के पहले पिछला पढ़ने से पहले हम आगे का पढ़ने से पहले हम लोग पीछे का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी। हमने वर्क पढ़ लिया है और उसके साथ साथ हमने एनर्जी भी पढ़ लिया है। एक बार जल्दी जल्दी रिविजन डालते हैं। ठीक है, सो आप सब जानते हैं कि वर्क होता है, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ मतलब फोर्स, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल है उसे अपन कॉस थीटा कहते हैं, और उस एंगल को हम लोग कॉस में लेते हैं। ठीक है, अब कोई बोले कि सर कॉस क्या होता है, व्हाट इज कॉस, तो जब आप 10th में आओगे और आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ आपको पढ़ाया जाता है कि एंगल्स को हम लोग कई रूप में पढ़ते हैं। अगर हम मान लें कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये उसका परपेंडिकुलर होता है, यह हाइपोटेनियस होता है, यह बेस होता है ना। तो अगर हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो देखें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो देखें तो उसी को हम लोग कॉस थीटा कहते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ऐसे ही आपको और भी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। साइन थीटा क्या होता है ना, टैन थीटा क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। हम लोग केवल रिविजन डाल रहे हैं। वर्क का जो यूनिट होता है वह जूल होता है ना, ऐसा यूनिट जूल होता है। खैर, और देखा जाए तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो जूल कह लो या फिर न्यूटन मीटर कह लो, दोनों बात एक ही है। कोई बोले कि 1 जूल वर्क क्या, आप बताइए। अभी इसको पॉज कीजिए, टाइम फ्रेम डालिए वीडियो का और बताइए 1 जूल वर्क का मतलब क्या। 1 जूल वर्क का मतलब है अगर 1 न्यूटन के फोर्स लगाने से किसी बॉडी में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है तो अपन कहेंगे कि 1 जूल वर्क किया गया है, 1 जूल वर्क डन है। अब वर्क और वर्क डन एक ही चीज है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने देखा था कि कैसे कैसे एंगल्स में बदलाव होगा, तो हम लोग अलग अलग वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। कभी यही वर्क का फॉर्मूला एफ एस होता है, कभी यही वर्क 0 हो जाता है, कभी यही वर्क नेगेटिव हो जाता है ना, कभी यही वर्क को हम लोग एफ एस कॉस थीटा करके निकालते हैं। तो ये सब तो आप सब कवर कर ही चुके हैं, है ना। अब आते हैं एनर्जी पे। एनर्जी क्या होता है, तो द टेंडेंसी टू डू वर्क, है ना, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी दो तरह की होती हैं, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mv होल स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो वर्क के यूनिट के जैसा ही होता है, दैट इज जूल। इसको देखें आप तो मास का होता है केजी, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यहाँ देखिए तो अब यहाँ भी सेम ही निकल के आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये सारी बातें हमने करी थी। अब हम लोग आ गए हैं अपने अगले सेक्शन पे, दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर की बात करते हैं। मेरे बिहारी बच्चे किसी स्टार को याद करने लगेंगे जो अपने नाम में पावर लगाता है, लेकिन बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टार कुछ नहीं है, ये लोग गधे लोग हैं। ठीक है ना। आइडियल्स जो हैं आपके अच्छे लोगों को बनाइए। अब पावर की बात करते हुए हम आ गए हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ यंग मैन इज मोर देन दैट ऑफ एन ओल्ड मैन। कि किस गति से कोई किसी काम को कर रहा है उसी को हम लोग पावर कहते हैं, है ना। काम करने की गति, वर्क क्या है, काम करना, गति यानी टाइम।
तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट, अरे रेट क्या है, नीचे अगर टाइम लगा दो किसी के चीज में तो हो गया भाई रेट। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, कि कोई एक अमुक आदमी, एक पर्टिकुलर आदमी किसी काम को कितने समय में कंप्लीट कर रहा है ना। वर्क जो कर रहा है उसमें टाइम का क्या वो रोल है ना, क्या कम समय में काम को कर पा रहा है या फिर ज़्यादा समय में। अच्छा आप बताइए, अगर जो है कि अभी अभी दिसंबर का समय चल रहा है, आज 14 दिसंबर है, अगर हम लोग बोले कि ठीक है, हम बोले कि 500 ईंटें हैं, 500 ब्रिक्स हैं, 2 लोगों को ढोनी है, एक तो ये बाबा और एक वो खतरनाक चाचा। तो बाबा और चाचा में से कौन, आपको क्या लगता है कि कौन इसको जल्दी इस काम को कंप्लीट कर लेगा, इन ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले पाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली चाचा, है ना। हम बोलेंगे अच्छा चाचा जल्दी कर लेंगे, हाँ। बाबा समय लगाएंगे, तो हाँ। चलो दोनों की पावर के बारे में देखते हैं। पावर ऑफ चाचा इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम एंड पावर ऑफ बाबा इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। चाचा काम को कम समय में कर ले रहा है, यानी टाइम यहाँ कम लग रहा है। अरे भाई टाइम कम लगेगा तो पावर ज़्यादा हो जाएगा ना भाई चाचा का। लेकिन बाबा उसी काम को ज़्यादा समय में कर रहे हैं, तो टाइम तो यहाँ ज़्यादा लग रहा है तो पावर कम लगेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देख पा रही है आपको? तो आई होप आपको समझ में आया हो। जो पावर होता है, ये चाचा बाबा वाला एग्जाम्पल भी आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। ये लिखने से शर्माना नहीं है इन सब चीज़ों को, इन्हीं सब चीज़ों से हमें समझ में आती है बात। अगला है कि पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वही बात है, पावर का ही वो हमको डेफिनेशन बता रहा है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ऐसे ही आप लोग पढ़े होंगे कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, है ना। तो यही कहानी है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये तो पर यूनिट टाइम, इसको पढ़ेंगे वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। इसको पढ़ देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना। तो जब भी नीचे टाइम आ जाए रेट बोल दो, काम खत्म, ठीक है। रेट का मतलब दाम वाला रेट मत समझ जाइएगा, ठीक है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। लिखता है, अब आप सब जानते हैं कि जो वर्क है भाई साहब, जो वर्क डन है वह एनर्जी कंज्यूम्ड के हमेशा बराबर होती है। कोई बोले अरे 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 सर आप पढ़ाते पढ़ाते कहाँ निकल गए। अरे कहीं नहीं निकले बाबू। वर्क डन का भी फॉर्म यूनिट जो होता है वह जूल ही होता है और एनर्जी का यूनिट भी जूल ही होता है। एनर्जी क्या है? एनर्जी है कोई काम करने की क्षमता, द एबिलिटी टू डू वर्क। तो वर्क डन और एनर्जी दोनों मिला जुला के एक ही बातें हैं। इसलिए या तो हम कहें पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर कहें पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो W बाई टी या फिर E बाई टी दोनों लिख सकते हैं, पावर के लिए ही दोनों बातों को हम लोग सही मानेंगे, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला अपन एक जो नया फॉर्मूला देखेंगे वो ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा तो ये जो है कि आप लिखने से पहले, ये लिखने से पहले आप इसको पहले लिख लीजिएगा नीचे वाली चीज को, तब आप जाके उसको लिखिएगा, ठीक है। अब आ गया कि पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और द एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो पावर को आप रेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, एक बार वर्क डन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या फिर टाइम का कंपैरिजन अगर आप एनर्जी के साथ करेंगे तब भी पावर वही हो जाएगा। अब अगेन पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। आप सब जानते हैं कि वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है ना। पावर भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, ये वेक्टर नहीं है,
इनका केवल मैग्नीट्यूड है, दे हैव नो डायरेक्शन। ठीक है, सो ये स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ लिखा है कि स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। चलिए आगे आते हैं यूनिट ऑफ पावर। तो आप सब जानते हैं कि पावर का जो फॉर्मूला, हमें तो यूनिट से कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क का जो यूनिट होता है वह होता है न्यूटन मीटर, और टाइम का जो होता है वो सेकंड। तो पावर का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर पर सेकंड। या फिर वर्क का एक और यूनिट होता है, आप सब जानते हैं, जूल, और टाइम का होता है सेकंड। तो पावर का एक और ऐसा यूनिट हो सकता है जो कि है जूल पर सेकंड। तो यहाँ इसने जूल पर सेकंड दिया है, तो वही बात है, न्यूटन मीटर पर सेकंड कहिए या फिर जूल पर सेकंड कहिए। जूल पर सेकंड थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए इसको ये लोग यूज करते हैं। अब इसी जूल पर सेकंड को जिस प्रकार न्यूटन पर मीटर और जूल एक ही चीज है, ये दोनों आप सब जानते हैं कि ये वर्क के एसआई यूनिट्स हैं। उसी प्रकार जो अभी अभी हमने पावर का एसआई यूनिट देखा, हमने देखा कि पावर का एसआई यूनिट जो है वो हो सकता है जूल पर सेकंड। तो इसी जूल पर सेकंड को एक और नाम दे सकते हैं जो कि है वॉट, है ना। पावर का जो यूनिट है वो जूल पर सेकंड भी हो सकता है और वॉट भी हो सकता है, दोनों बात एक ही है। जैसे हमने यहाँ पे न्यूटन पर मीटर को जूल बोल के छोटा कर दिया था, वैसे ही यहाँ जूल पर सेकंड बड़ा सा नाम लग रहा है, उसको वॉट बोल के छोटा कर देंगे। आप समझ पा रहे हैं चीजों को? ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। ये एक हैंडसम से बाबा आ चुके हैं, ये बाबा का नाम है जेम्स वॉट। ठीक है, ये वही वॉट साहब है जिनके नाम पे हमने पावर की यूनिट को वॉट रखा है। ठीक है, तो एक वॉट क्या है, एक जूल पर सेकंड, है ना। तो वन वॉट क्या है, 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। ठीक है, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टेल्स अस द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय इट। तो पावर से हमें क्या मालूम चलता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस किस किस इंटेंसिटी के साथ, किस स्पीड के साथ एनर्जी को खींच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोले कि ये जो बल्ब है वह 60 वॉट का है, इस बल्ब का जो पावर है वह 60 वॉट है, इसका ये मतलब है कि वो 60 जूल एनर्जी हर एक सेकंड में खींच रहा है ना। लिखा है द इलेक्ट्रिकल बल्ब कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 60 जूल पर सेकंड। कोई बोले कि सर पावर 60 वॉट तो तब भी हो सकता है जब वो 120 जूल एनर्जी ले 2 सेकंड में, है ना। तो दोनों बातें तो एक ही हैं, या तो 60/1 लिखें या फिर 120/2 लिखें, है ना। तो ये अगर किसी बल्ब पे लिखा है कि उसका पावर, रेटेड पावर 100 वॉट है, इसका मतलब है कि वो एक सेकंड में 100 वॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, चलिए आई होप ये समझ में आया हो। ये फील करने वाली बातें हैं, इसको आप रटेंगे नहीं। लिखा है कि वॉट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ पावर। तो जो वॉट है वो पावर का छोटा यूनिट है। हम लोग इसको कभी कभी किलो वॉट में भी देखते हैं। अच्छा, जो वॉट है इसको हम लोग कैपिटल W, स्मॉल है डबल T ऐसे लिखते हैं, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो कैपिटल W होता है। लेकिन जब किलो वॉट लिखते हैं तो K को छोटा कर देते हैं और W को बड़ा लिखते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं किलो वॉट, है ना। किलो वॉट का मतलब होता है 1000 वॉट या फिर 10⁻³ वॉट। क्या हुआ, कोई काम है? तो अगला है मेगावाट। मेगा का मतलब आप जानते हैं 10⁻6 होता है ना, मेगावाट। मेगावाट को कैपिटल M कैपिटल W, तो ये होता है 10⁻6 वॉट, 10⁻6 वॉट। अब आता है हॉर्स पावर, है ना, HP। हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट। HP इज इक्वल्स टू 746 वॉट, है ना। 746 को आप चाहें तो 0.746 इंटू 10⁻³ वॉट भी लिख सकते हैं। बताइए भाई साहब। ओके, सो ये कहानी हो गई
है ना, लिख रहा है दिस इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन कैन प्रोवाइड 2 मेगावाट ऑफ पावर टू ड्राइव द ट्रेन एट फुल स्पीड। तो ये इस ट्रेन में ये जो इंजन है वह 2 मेगावाट का पावर जो है कि इस ट्रेन को इस ट्रेन पे लगा रही है खींचने के लिए, है ना। ये क्या बात हुआ भाई, इसका बात ये हुआ कि पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। इसका बात ये हुआ 2 मेगावाट, है ना। मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, 10 लाख। 2 में 10 लाख का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 लाख। इसका ये मतलब है कि ये 20 लाख जूल हर 1 सेकंड में एनर्जी को कंज्यूम कर रही है इस ट्रेन को खींचने के लिए। क्या आप समझ पा रहे हैं, है ना। ये ट्रेन का जो इंजन है, इंजन का काम क्या होता है, पीछे लगी बोगियों को खींचना, और वो खींच तभी पाएगी ना जब ये पावर जनरेट करेगी। और पावर तो तभी जनरेट होगा ना जब ये इंजन एनर्जी को कंज्यूम करेगा। हाँ, और ये एनर्जी तभी से आएगा ना जब उसमें अगर डीजल इंजन होगा तो उसमें डीजल डालेंगे, या फिर ऊपर से तारों से इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होगी। तो जो भी है, जो भी ये एनर्जी कंज्यूम कर रही है, ये 20 लाख जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम कर रही है। तो आप सब इंडियन रेलवेज पे थोड़ा रहम खाएं, और आगे से जब भी इस ट्रेनों में बैठें तो टिकट लेकर अवश्य बैठें, है ना, क्योंकि ट्रेनों को चलाने में ऑब्वियसली वो लगता है, पैसे लगते हैं भारत सरकार का। एक किस्सा आपको सुनाते हैं हम। अभी कुछ दिनों पहले हम ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तो एक बार हमको जनरल का टिकट लेना पड़ा। तो जो स्टेशन से टिकट लेते हैं हम लोग, तो फिजिकल टिकट मैंने लिया, हार्ड कॉपी थी वो। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो भी रेलें चलती हैं भारत में, उसका हम लोग 40 या 50% किराया ही वसूल कर पाते हैं। मतलब 50% लोग बिना किराया दिए चलते हैं। तो आप सब इंडियन रेलवेज पे थोड़ा वो करें, रहम करें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 2 मेगावाट कम से कम पावर लग रहा है इस ट्रेन को खींचने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ द इंजन ऑफ दिस स्कोडा येटी कार। अच्छा, तो अभी साहब ने क्या किया है, यहाँ धीरे से प्रमोशन डाल दिया है ना, प्रमोशन डाल दिया है। तो ये लोग काफ़ी चालाक है। जो मेरी वीडियोस हैं वो तो अभी क्या बोलते हैं अपन इसको, हमारे वीडियो पे एड्स आ ही नहीं रहे, लेकिन लखमीर साहब को देखो ऐड पे ऐड डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो स्कोडा यति कार जो है वो 138 bhp पावर को प्रोड्यूस कर रही है। bhp का मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, तो bhp बोलो या फिर hp बोलो, बात एक ही है। चलिए, लिखता है द मोर पावरफुल अ कार इज द क्विकर इट कैन एक्सेलरेट और क्लाइंब अ हाइल, दैट इज मोर रैपिडली इट डज वर्क। ठीक है, तो ये ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ पावर के न्यूमेरिकल्स पे। आई होप बिना कैमरा के भी आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, है ना। जल्दी ही हम आपके लिए कुछ ऑफलाइन व्यवस्था करते हैं, है ना। आई एम लुकिंग फॉर सम टीचर्स। अगर कोई टीचर यहाँ टारी में अवेलेबल है तो उसको अपन हायर करेंगे, और अवेलेबल अगर नहीं है तो मैं तो 12-13 दिन अभी नहीं आ पाऊँगा। तो मेरे पास 1-2 लोग हैं, मैं उनको बोलता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। वैसे तो क्लास 9th का ज़्यादातर सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत कम ही बचा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप रिवीजन जरूर करते रहें। चलिए न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो लिखता है अ बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क। ओहो, तो कितना वर्क कर रही है, तो 20 जूल। ध्यान रखिएगा, वो एनर्जी भी दे सकता है कि एक बॉडी जिसका 20 जूल एनर्जी खत्म हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, या तो वो वर्क डन दे देगा, नहीं तो वो एनर्जी कंज्यूम्ड दे देगा। कितने समय में, तो भाई साहब 5 सेकंड में। 5 सेकंड में पूछ क्या रहा है, पावर बताओ। अब तुम बोलोगे कि भग बुड़बक, पावर तो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन है तेरा 20 जूल, टाइम है तेरा 5 सेकंड। ये लिखने से पहले हाथ कहाँ जाने चाहिए आपके, यहाँ आइए और सबके यूनिट्स चेक कीजिए, यूनिट्स चेक कीजिए। तो आपने देखा एनर्जी का जूल बल्ले बल्ले, टाइम का सेकंड बल्ले बल्ले, अरे काट दो, तो ये हो गया 4 जूल पर सेकंड। तो आपने बोला कि सर जूल पर सेकंड मत लिखो सर,
सर आप लिख दो वॉट और काम को खत्म करो। क्या हम लोग इसको 0.04 वॉट भी लिख सकते हैं क्या? बताइए भाई साहब, बताइए। किलो वॉट, माफ कीजिए। आप बताइए, क्या आप इसको 0.04 किलो वॉट लिखेंगे या फिर 0.004 किलो वॉट लिखेंगे? सोचिए और बताइए। चीटिंग कीजिएगा तो ऑनलाइन थप्पड़ पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि ये 0.004 होगा। चलिए, व्हाट इज द पावर ऑफ द पंप विच टेक्स 10 सेकेंड्स टू लिफ्ट? ओह, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 100 kg ऑफ वाटर टू वाटर टैंक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। क्या सुंदर क्वेश्चन है। 100 किलो पानी को 20 मीटर हाइट तक पहुंचाने के लिए, है ना, पूरे 10 सेकंड में, जो टाइम है वो है 10 सेकंड दिया हुआ है, 20 मीटर ये हाइट है और ये पानी का मास है 100 ग्राम, 100 किलो। इसको पहुंचाने के लिए कितना पावर लगेगा? तो आप जानते हैं कि पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और जब भी वर्क हो वर्टिकल यानी ऊपर वाला वर्क हो तो हम लोग लिखते हैं mgh, है ना, अपॉन टाइम। ठीक है, तो मास है 100 kg, जी की वैल्यू तो 10 ही होती है और एच की जो वैल्यू है वो दी हुई है 20 बट्टा टाइम कितना है 10, तो 10 से 10 गया तेल लेने। ठीक है, तेल लेने चला गया, तेल महंगा हो गया, तो ये 20 गुणे 100 हो जाएगा 2000, तो ये 2000 वॉट हो जाएगा, या फिर इसको आप 2 किलो वॉट भी कह सकते हो। मेगा वॉट में भी कर दे क्या? मेगा वॉट में भी कर सकते हैं, हॉर्स पावर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब कंज्यूम्स, तो आप इन सब क्वेश्चंस को बनाएंगे और इस क्वेश्चन को भी बनाइए और फिर थोड़ा और आगे बात कर ले क्या? ऐसा तो हमारे ऑफलाइन क्लास में लगा है ना। चलिए हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं, कॉमर्शियल यूनिट की भी बात कर लेते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है प्यारे बच्चों, वो होती है किलो वॉट आर, है ना। द कॉमर्शियल यूनिट या फिर द ट्रेडिंग यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वॉट आर, दैट इज किलो वॉट आर, है ना। तो एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है किलो वॉट आर। अभी कोई बोले कि सर अभी तो हम लोग पावर पढ़ रहे हैं, सर एनर्जी कहाँ से आ गया? अरे भैया, एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है किलो वॉट पर आर, एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल, है ना, एसआई यूनिट जूल होता है। एनर्जी का एक और यूनिट होता है दैट इज कैलोरी, तो ये सब किलो वॉट आर, तो ये सब तो भाई साहब एनर्जी के यूनिट्स हैं। ये वाला असली यूनिट है जूल। कैलोरी खाने वाने में हम लोग देखते हैं कि भाई साहब वो लिखा होता है, जैसे आप माजा की बोतल उठाएंगे, मेरे पास एक माजा की बोतल पड़ी है, तो इसमें लिखता है कि, है ना, एक सर्विंग में 200 ml आता है ना। एक बार अगर 200 ml के ग्लास में आप एक ग्लास माजा लें तो 126 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है। तो किलो कैलोरी, कैलोरी, तो ये सारी तो एनर्जी की यूनिट्स हैं, किलो वॉट आर। लेकिन जो कमर्शियल यूनिट है वो है किलो वॉट आवर, जो खाने का यूनिट है वो है कैलोरी, जो ऐसा यूनिट है वो है जूल, है ना। जैसे लेंथ का यूनिट कभी मीटर यूज करते हैं, कभी किलोमीटर यूज करते हैं, कभी मिलीमीटर यूज करते हैं, तो ये तो अपने हाथ में है। सेंटीमीटर यूज करते हैं, तो ये तो अपने हाथ में है। चलिए, तो चीज़ों को फील करते हुए चलना है। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ये ले लेते हैं। क्या हाल है सर आपका? ये तो दिख ही नहीं रहा, काफ़ी पतला है। एक स्टेप बढ़ाते हैं इसको। बट पगला गया क्या? चलिए, तो हम लोग आगे आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर पे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पे। तो एसआई यूनिट तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जूल होती है, अभी अभी हमने ऊपर देखा। एंड वी नो दैट अ जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 watt पावर इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड, है ना। हम क्या कहते हैं? चलो, joule represent a very small quantity of energy and therefore it is inconvenient to use where a large quantity of energy involved।
तो जो जूल है ना वह काफ़ी छोटा यूनिट है एनर्जी का, है ना। लेकिन जहाँ एनर्जी का कंजम्पशन काफ़ी हाई अमाउंट में हो रहा है वहाँ हम लोग जूल से काम नहीं चला सकते हैं, वहाँ गेम में आता है किलोवाट आवर। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये बस एनर्जी कंजम्पशन पे, एनर्जी कंजम्पशन पे। जहाँ कम होगा वहाँ जूल, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ किलोवाट आवर। ठीक है, 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour, है ना। ये कह रहा है कि जब 1000 वॉट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1000 वॉट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर आप 1 घंटे तक चलाएंगे तो उसमें जो भी एनर्जी की खपत होगी, वो जो भी एनर्जी खाएगा वो 1 किलोवाट आवर होगा। अभी ठंड का समय तो चल ही रहा है, अभी बहुत सारे लोग हीटर्स यूज़ करते हैं घरों में, और हीटर की जनरली जो रेटिंग होती है ना वो यही होती है 1000 किलोवाट, है ना, 1000 किलोवाट। तो 1000 वॉट, माफ़ कीजिए 1000 किलोवाट नहीं, 1000 वॉट। तो ये 1000 वॉट के जो हीटर होते हैं अगर आप उसको 1 घंटे लगातार चला रहे हैं तो वो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, जितना बिजली खाएगा वो बिजली होगा 1 किलोवाट आवर बिजली खाएगा। और 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट कहते हैं, है ना। तो अगर आप 1000 वॉट के हीटर को 1 घंटे तक चला दें तो वो वो खाएगा और उसी को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, लिखता है यहाँ पे 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यहाँ देखिए किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर। जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो एक बार हम लोग स्टडी करेंगे इस इलेक्ट्रिकल मीटर का, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप इस चीज़ को समझे हो, ठीक है। अब 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है ये देख लो, ये यहाँ दिया हुआ है। तो आप रट लो कि 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट, और अगर इसी को हम लोग जूल में देखें तो इसको हम लोग लिखते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। अभी थोड़ा हमारा क्लास के लिए समय होता तो हम इसको आपको ज़रूर समझाते हैं, लेकिन इसको आप रट सकते हैं, इजीली रट सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, है ना, समझ लेंगे कभी ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। ये किलोवाट आवर की कहानी हो गई। आप इसको आगे क्वेश्चन को बनाएंगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, फिर हम लोग उसमें देखेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में चेंज होती है। आप सब जानते हैं एनर्जी कभी हम लोग बना नहीं सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो ये सब पढ़ेंगे अपन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, सब पढ़ेंगे अभी अपन, कब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे एक दूसरे में चेंज होता है। सो ये 2 लेक्चर की कहानी है, इसके बाद अपन 2 लेक्चर्स लगाएंगे और ये हमारी कहानी हो जानी है ख़त्म, ठीक है। तो आप सब नोट्स बना लें आज, और क्वेश्चंस को ज़रूर बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बाय बाय।